फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्स-रे ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आपको एग्जाम्स में जो आंसर है वो किस तरीके से लिख के आना है। साथ ही साथ में एक्स-रे ट्यूब से आपको ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन जो होगा वो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आपको एक्स-रे ट्यूब जो है वो किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से पढ़ना है। इस वीडियो के बाद में आपको कहीं और से एक्स-रे ट्यूब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्यूब के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्स-रे ट्यूब जो है ये होती क्या है। क्वेश्चंस अगर आपको ये आता है कि राइट शॉर्ट चार्ट अबाउट या राइट शॉर्ट नोट अबाउट एक्स-रे ट्यूब, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स-रे ट्यूब में हमें लिखना क्या है, क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्स-रे ट्यूब होती क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट होता है कि एक्स-रे ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। यानी कि पहले हमें ये तो पता हो कि जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो एक्स-रे ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। सेकंड पॉइंट, एक्सरेज जिसका यूज मेडिकल इमेजिंग में डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। मेडिकल इमेज में डायग्नोस का मतलब क्या हुआ कि हम एक्सरेज का यूज सिटी में करते हैं, एक्सरेज में करते हैं, इसके अलावा ओपीजी में करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मेडिकल इमेजिंग में डायग्नोस के लिए किया जाता है। तो कभी भी अगर आप कोई भी टॉपिक कोई भी आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देना है सबसे पहले कि ये है क्या। तो हमने ये जाना कि एक्स-रे ट्यूब जो है वो एक डिवाइस है जो क्या जनरेट करता है, एक्सरेज जनरेट करते हैं। और इन्हीं एक्सरेज का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सिटी करते हैं, एक्सरेज करते हैं, ओपीजी में यूज़ लेते हैं, मैमोग्राफी में यूज़ लेते हैं, डेक्सा में यूज़ लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये मेडिकल इमेजिंग का मतलब जितनी भी आपकी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज है उनमें डायग्नोस के लिए। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द एक्स-रे ट्यूब, यानी कि एक्स-रे ट्यूब की हिस्ट्री के बारे में। देखो, क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आता है। अगर आपको क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि बताइए राइट ब्रीफ नोट अबाउट एक्स-रे ट्यूब विद डायग्राम, यानी कि आपसे पूछ लिया कि एक्स-रे ट्यूब विद डायग्राम आपको बताना है, और आपको पता ही होगा सबको कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके आएगा लगभग 20 मार्क्स में। तो आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट लिख करके अगर उसने सिर्फ कुछ भी मेंशन नहीं किया एग्जामिनर ने कि कौन सी एक्स-रे ट्यूब लिखनी है, तो आपको एक्स-रे ट्यूब लिखनी पड़ेगी स्टेशनरी एक्स-रे ट्यूब। ओके, अब क्या होता है कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका कंटेंट इतना होना चाहिए कि वो 20 नंबर कर सके। स्टेशनरी एक्स-रे ट्यूब का लिमिटेड होता है। अगर इसकी जगह रोटेटरी एक्स-रे ट्यूब होता ना तो फिर भी आपका जो कंटेंट होता वो सिर्फ रोटेटरी एक्स-रे ट्यूब लिखने से ही कंप्लीट हो जाता। तो चलिए बात करते हैं फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्स-रे। किसी डिवाइस की हिस्ट्री रही ही होती है। तो बिगिनिंग में क्या होता था कि गैस फिल्ड ट्यूब्स का हम यूज करते थे। गैस फिल्ड ट्यूब का यूज एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अभी तुम लोग जो पढ़ते हो स्टेशनरी, रोटेटरी, ये तो अभी के मॉडर्न टाइम पे हम यूज करते हैं। पहले के टाइम पे जो हम यूज करते थे वो गैस फिल्ड ट्यूब हुआ करती थी। इन ट्यूब में से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अब देखो तुम क्या करते हो कि तुम ना थ्योरी में लिख के आते हो चीजें, और वो क्या करती है तुम्हारा कहीं ना कहीं इंप्रेशन खराब कर देती है एग्जामिनर पे। ट्राई क्या करना है, ट्राई करो कि जो कॉपी हो वो इतनी बढ़िया लगे ना कि ऐसे हाथ नहीं रखना चाहिए एग्जामिनर का तुम्हें नंबर देने से। तो जैसे कि तुमने हिस्ट्री ऑफ द एक्स-रे ट्यूब लिख दिया, अब तुम फर्स्ट उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री लिख के उसके बाद लिखो उसका फर्स्ट पॉइंट की है गैस फिल्ड ट्यूब किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो प्रिंसिपल इन एक्स-रे ट्यूब का पर्पस आयनाइजेशन पर डिपेंड करता है। अब तुम बोलोगे कि मैम आयनाइजेशन क्या होता है, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं आयनाइजेशन के बारे में। एक बार रुकना है ना। चलो, तो बात करते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन के बारे में कि आयनाइजेशन क्या होता है। देखो, पहले टर्म समझो कि आयनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आयनीकरण, ये होता क्या है। तो ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक के शेल मैंने बना लिया, एक मैंने यहाँ पे एल शेल बना लिया। ठीक है। अच्छा, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जरा बताना। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल शेल में कितने होते हैं यहाँ पे, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है।
तो ये हो गया हमारा K शेल और ये हो गया हमारा L शेल, ठीक है। ओके चलो, अब मैंने क्या की, बाहर से मेरा मन गया कि मैं यहाँ पे रेडिएशन दूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रेडिएशन दी इस एटम के शेल को, तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस बाहर निकले इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इजेक्टेड का मतलब होता है बाहर निकला इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं इस एटम के बारे में क्या कहूँगी कि जब मतलब जब कोई रेडिएशन किसी एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के बाहर निकल जाता है। इसे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा और इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पे क्या हो गया, एटम का आयनाइजेशन हो जाता है। अच्छा, तो ये हम एटम के बारे में क्या कहेंगे कि एटम का क्या हो चुका है, आयनाइजेशन हो चुका है। तो आयनाइजेशन टर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना जो होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन। अब जैसे कि गैस फिल्ड ट्यूब होती है, इसमें क्या काम होता है, चलो ये भी समझा देती हूँ। गैस फिल्ड ट्यूब में मान के चलो इस तरीके से क्या होता है, एक ग्लास एनवलप होता है। इस ग्लास एनवलप में क्या होती है, आर्गन गैस यानी कि इनर्ट गैस क्या होती है, अंदर फिल्ड होती है। बाहर से कोई भी फोटोन या कोई भी सप्लाई अगर आएगी तो ये क्या करती है, इस गैस ट्यूब में से आर्गन का आयनाइजेशन कर देती है, यानी कि आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस में इसको कन्वर्ट कर देती है। यानी कि क्या कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिया। इसी को ही क्या बोलते हैं, आर्गन का आयनाइजेशन होना। क्लियर, तो इसे बोलते हैं आयनाइजेशन। अब समझ में आया कि प्रिंसिपल का मतलब क्या था, कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि इन एक्स-रे ट्यूब्स में 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। सबको पता होगा अच्छे से, 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कैथोड की। अच्छा, तुम लोगों को, काफ़ी लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है और एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है। मुझे पता है, नहीं पता होता, ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। तो देखो, इस तरीके से तुम लोग याद कर सकते हो। अगर तुम्हें बार बार ये दिक्कत होती है, हम भूल जाते हैं कि पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, तो सबसे पहले तो तुम लोग ये याद रखो कि हम लोगों को क्या ज़रूरी है, तुम लोग एग्जाम देने वाले हो तो भाई जरूरी है कि तुम लोग पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज पहले आनी चाहिए, नेगेटिव बात की बाद में देखेंगे। तो एनोड जो होता है, अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो एनोड में ए आता है, ठीक है, कैथोड में सी आता है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता है ना, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड जो होता है ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर, और बाकी आपकी ट्रिक्स आप लोगों ने बना रखी होंगी तो अच्छी बात है, बस याद रहना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन में भी किस तरीके से लिखा है कि हमको चारों पॉइंट वहां पे डिस्कस करना है। अब तुम लोग क्या करते हो, सीधा लिख आते हो, अच्छा उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, और इनर्ट गैस भी होती है और वैक्यूम। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो कि एल्यूमिनियम स्टेम के फॉर्म में होता है, यानी कि एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, और साथ में एक एल्यूमिनियम डिस्क भी क्या रहती है, माउंटेड रहती है। यानी कि कैथोड जो है वो पूरा का पूरा किसका बना है, एल्यूमिनियम का बना है। अब वो चाहे उसमें स्टेम की फॉर्म में हो, चाहे उसके अंदर डिस्क लगी हुई हो, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कैथोड ही कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनोड के बारे में। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है जो कि टंगस्टन और प्लैटिनम का बना होता है। अब देखो, तुम लोग एक काम और कर सकते हो, जब भी एग्जाम्स में तुम लोग अटेंड करके आओ क्वेश्चंस, तो ये ट्राई करना कि जैसे कि हमें ये मेंशन करना है कि वो टंगस्टन और प्लैटिनम का बना हुआ है, तो इस तरीके से उसमें अंडरलाइन कर देना, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान जो होगा वो उस पर जाएगा। क्लियर, तो जिसको पता है कि हाँ मैं जो लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से अंडरलाइन कर देना। और जिसको लग रहा है कि नहीं मैं कंफ्यूजन में हूँ, मतलब हो भी सकता है नहीं भी, अंडरलाइन नहीं करके आना, ठीक है। चलो, और कॉपर की भी बैक साइड से कोटेड रहती है। अब देखो, एनोड जो होता है उसमें क्या होता है कि मेनली तो वो टंगस्टन का बना होता है, लेकिन उसकी बैक साइड जो होती है वो कॉपर से कोटेड रहती है। अब क्यों रहती है इसकी बात हम आगे करेंगे, ओके। चलो, तो इसको तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इनर्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस, और सबने पढ़ी है इनर्ट गैस क्या होती है। इनर्ट गैस
एलिमेंट्स जो जिनके आउटर शेल जो होते हैं वो कंप्लीट कर रहते हैं, फुलफिल्ड रहते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ओके, तो ये क्या हो गई, इनर्ट गैस जो किस में रहती है, ग्लास एनवलप में फिल्ड रहती है। ग्लास एनवलप का मतलब एक कंटेनर से तुम समझ सकते हो क्या है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए हैं, एक कैथोड और एक एनोड। इसके अलावा बात करते हैं ट्यूब वैक्यूम की। ट्यूब वैक्यूम जो है वो क्या होना चाहिए, 0.001 mmHg से कम होना चाहिए। तो तुम्हें जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से अटेंड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग की। अब देखो वर्किंग जो है ना वो सारी एक्से ट्यूब्स की लगभग सेम होती है, तो इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हाई पोटेंशियल जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच अप्लाई किया जाता है, ये तुम लोगों को डायग्राम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें क्या बताया गया है, देखो ध्यान से अगर तुम समझोगे तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, इस पार्ट को यहाँ पे क्या बताया गया है, एनोड के फॉर्म में बताया गया है, और इसी पार्ट को लिंक करके यहाँ पे एंटी कैथोड यानी कि टारगेट बताया गया है। ठीक है, तो एनोड बोल दो, चाहे तुम उसको इलेक्ट्रॉन टारगेट बोल दो, चाहे टारगेट बोल दो, एंटी कैथोड बोल दो, सेम बात। इसके अलावा कैथोड जो होता है वो तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा होगा, यहाँ पे ये एंटी कैथोड हो गया। अब एक्चुअल में होता क्या है, और ये जो तुम्हें यहाँ पे इस तरीके की ये शेप दिखाई दे रही है, ये क्या है, ग्लास एनवलप है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जब इन अब ग्लास जो ये है ना हमारा, अब ये समझो कि जो गैस फिल्ड ट्यूब हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि अंदर के साइड में क्या भरी रहती थी, गैस भरी हुई रहती थी। कौन सी, इनर्ट गैस। जैसे ही यहाँ पे हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता था इनके ऊपर, ग्लास एनवलप को हाई पोटेंशियल दिया जाता था, तो ये जो आर्गन थी ये आर्गन क्या हो जाती थी, आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस में कन्वर्ट हो जाती, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देती। चलो तो बात करते हैं थोड़ी बहुत। तो देखो क्या होता था कि जब इनके बीच में इलेक्ट्रोड्स के बीच में अप्लाई किया जाता तो ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट एयर होती थी वो आयनाइज हो जाती थी। एयर का मतलब है आर्गन ले लो, क्रिप्टॉन ले लो, चाहे नियॉन ले लो, वो क्या हो जाएगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और जो गैस है उसके ऊपर प्लस आयन आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है। इसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड में एनोड की तरफ मूव करते हैं, अब क्या होता है कि एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं दी जाती कि वो एनोड की तरफ आगे बढ़ सकें, तो सारे की सारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अब क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हाई स्पीड में एनोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे जैसी उनको एनर्जी मिलेगी, और एनोड की तरफ मूव करते हैं तो एयर मॉलिक्यूल के कारण इलेक्ट्रॉन्स का एवलांचेस प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि एवलांच का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रुप, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स पहले जो कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, अब वो बार बार एयर मॉलिक्यूल से टकरा के लगभग 50 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एवलांचेस प्रोड्यूस करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स प्रोड्यूस करना। क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टारगेट पर स्ट्राइक करता है तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही एनोड पे देखो ये यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी, ये क्या निकल रही है, रेड रेड कलर की एक्सरेज निकल रही है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, एनोड पे टकराएंगे और यहाँ पे एवलांचेस भी बनेंगे क्योंकि अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स है। तो उसके बाद में क्या निकलती है, एक्सरेज निकलती है। तो समझ में आया ना, मैंने पहले हिस्ट्री बताई तुम्हें, हिस्ट्री ऑफ एक्स रे ट्यूब में पहले प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, और अब हमने वर्किंग की बात कर ली, और फिर तुम्हें एक डायग्राम बना के आना है। तो फिर एग्जामिनर नंबर कैसे ही काट लेगा तुम्हारी, काट ही नहीं पाएंगे वो नंबर। ठीक है, अब चलो एक और बात कर देते हैं, साथ ही साथ में डिफेक्ट की बात कर लेते हैं कि क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला, गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो ट्यूब इवैक्यूएशन डिग्री पर डिपेंड करता है। देखो इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि जब हम एयर को बाहर निकाल देते हैं। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है, जब हम एयर को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि हम क्या कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, उस पर डिपेंड होगा। क्लियर। ट्यूब में बची जो गैस होती है ये लोअर वोल्टेज पर एक्सरे प्रोड्यूस कर देती है। क्या कर देती है, लोअर वोल्टेज पे एक्सरे प्रोड्यूस कर देती है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर
ट्यूब ग्लास एनवलप जो है, अगर उसमें वो इवैक्यूएटेड रहेगा, यानी कि उसमें कोई भी गैस नहीं है, तो फिर एक्सेस प्रोड्यूस जो होंगी वो नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर ट्यूब में थोड़ी सी भी गैस होगी तो वो लो वोल्टेज पे भी क्या कर देगी, एक्सरे प्रोड्यूस कर देगी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट भी वैसे वैसे बढ़ता है। अब अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ी, तो जो हमारा टारगेट है जिसको हम एनोड बोल रहे हैं वो मेल्ट हो सकता है ज़्यादा हीट के कारण। अच्छा, तुमको क्या पता है कि कितने टाइप, यानी कि जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकाल के एनोड पे स्ट्राइक करते हैं और जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है वो कितने में होती है, वो 1% एक्सरे होती है और 99% क्या होती है, उसमें हीट होती है। 99% क्या होती है, उसमें हीट होती है। तो अगर 99% हीट है तो मतलब समझ रहे हो तुम, जो एनोड है वो तो पूरा पिघल जाएगा, टारगेट मेल्ट हो जाएगा। तो जो टारगेट मटेरियल है वो है ना ऐसे गर्म होगा ना कि उसकी वेपर बन सकती है, और वेपर अगर बनेगी तो जो ट्यूब है उसके अंदर पूरे के पूरे क्या हो जाएगी, वो ट्यूब जो होगी उसमें पूरी की पूरी वेपर जो होगी वो इकट्ठी हो जाएगी वहां पे जाके, तो ट्यूब जो होगी वो पूरी गैसी हो जाएगी। क्लियर। तो ये इसके दो डिफेक्ट्स होते हैं, ये नॉर्मल से सिंपल से डिफेक्ट है, इनको तुम लोग पढ़ लेना। चलो अब हम बात करते हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स की। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स ऐसे टाइप के ट्यूब्स जिनका यूज आज के टाइम पे हम इमेज के फॉर्मेशन में करने के लिए करते हैं। मॉडर्न बोलते हैं ना हमारे मम्मी पापा को, अरे थोड़ा मॉडर्न बनो, देख नहीं रहे हो आजकल के ज़माने को मम्मी पापा। तो आजकल के ज़माने में भी एक्सरे ट्यूब्स जो होती हैं वो हम इस तरीके से इमेज के फॉर्मेशन में यूज़ लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स। दो टाइप की ट्यूब्स होती हैं यहाँ पे मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स, एक होती है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब और एक होती है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। याद रखना तुम लोग, अगर क्वेश्चन ये आ रहा है ना कि राइट नोट अबाउट एक्सरे ट्यूब विद डायग्राम, उसने कुछ मेंशन नहीं किया है कि कौन सी एक्सरे ट्यूब है, तो तुम लोगों को स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब लिख के आनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस तरीके से लिख के आना पड़ेगा जिससे उन्हें पता हो कि तुम्हें सारी चीजें आती हैं, और तुम्हें ये भी पता है कि अगर मुझे इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। दोनों टाइप की एक्सरे ट्यूब्स की जो प्रिंसिपल हैं और जो फंक्शंस हैं वो सेम होते हैं। दोनों टाइप के एक्सरे ट्यूब यानी कि स्टेशनरी और रोटेटिंग, दोनों के ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, फंक्शंस भी और प्रिंसिपल भी। इनमें जो डिफरेंस है वो इनके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देखा जाता है। यानी कि अब ये जो एक्सरे ट्यूब्स होंगी या इनमें जो क्या होगा, अलग टाइप से बनी हुई होंगी, तो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट आएगा। वर्किंग में क्या डिफरेंस आएगा, अगर कंस्ट्रक्शन अलग अलग है तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाएगी। ओके, लेकिन फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम होने का मतलब क्या है, दोनों एक्सरे ट्यूब का काम क्या है, एक्सरे प्रोड्यूस करना। और प्रिंसिपल क्या होगा इसकी तो बात हम आगे करेंगे ही। चलो, तो अब हम फर्स्ट तो बात कर चुके हैं टाइप की, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब की। सेकंड बात करते हैं प्रिंसिपल की, किसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स जिसमें हम स्टेशनरी और रोटेटिंग दोनों एनोड एक्सरे ट्यूब्स की बात करते हैं, ये काम करता है थर्मोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे। थर्मियोनिक एमिशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तापीय उत्सर्जन। अगर तुम लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखी होगी, इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो एक बनाया था जिसमें तुम्हें समझाया था। क्या होता है कि ये कोई, मान के चलो कि ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल में अगर मैं क्या करूँगी, बाहर से इसको गर्म करती हूँ, यानी कि बाहर से अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स मैंने लगा दिए, एक मैंने लगा दिया कैथोड और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया एनोड। तो तुम ये देखोगे कि अगर मैंने इस मटेरियल की सरफेस को यहाँ से गर्म किया, तो इस मटेरियल की सरफेस को गर्म करने की वजह से, अब ये मटेरियल मैं ले लेती हूँ कैथोड मटेरियल, इसको गर्म करने से क्या होता है कि इसकी जो सरफेस होती है उससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इमिशन को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। क्लियर, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। ओके, तो इस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो चलिए थर्मियोनिक एमिशन की बात कर लेते हैं। अब आपको हर चीज़ मेंशन करके आनी है। आप ये समझा करो कि हाँ हमें ही सब कुछ जाके बताना है, हमें ऐसे नहीं पता लगना चाहिए कि अरे इसने ये तो लिखा ही नहीं, शायद नहीं आता होगा। अरे आता सब है हमें, जब आता है तो तुम्हें इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन, तापीय उत्सर्जन। जब कैथोड फिलामेंट के दोनों एंड्स पे वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड पर जाके स्ट्राइक करते हैं, और यही प्रोसेस, यानी कि क्या होता है कि ये टंगस्टन आपका क्या हो गया, ये फिलामेंट हो गया, जो कि कैथोड जो होता है वो क्या होता है, फिलामेंट की फॉर्म में होता है। अच्छा, कैथोड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स।
इलेक्ट्रॉन सोर्स क्यों करते हैं, बोलते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं जो एनोड पे स्ट्राइक होते हैं। तो जब कैथोड के दोनों फिलामेंट्स के एंड पे वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो उसकी वजह से ये जो क्या होगा, फिलामेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और हीट की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक प्रोसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन की, कि इनका फंक्शन क्या होगा। मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब्स का फंक्शन जो होता है ये एक्सरे प्रोड्यूस करना है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था। अब कभी कोई तुमसे ये पूछ ले कि बताओ रोटेटरी एनोड एक्स-रे ट्यूब का पर्पस क्या है, फंक्शन क्या होता है, तो क्या बताना है, एक्सरे प्रोड्यूस करना। स्टेशनरी का पूछ ले, एक्सरे प्रोड्यूस करना। दोनों ही एक्सरे ट्यूब हैं, बस अंतर उनके कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन काम सेम ही है उनका, फंक्शन सेम ही है उनका। ओके, जिन रेडिएशंस का यूज़ बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ को, डिजीज़ को डिटेक्ट करने में और डायग्नोस करने में किया जाता है, यानी कि सॉरी है ना, इसमें क्या होता है, एक मिनट रुकना है ना, लग गया कुछ ठीक है। तो क्या होता है कि जो एक्सरेज होती हैं, अब हाथ पैर टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं उस एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कराते हैं। खांसी हो जाती है, जाते हैं डॉक्टर के पास में, बोलते हैं जाके एक बार चेस्ट का एक्सरे करा के आओ, तो वो क्या है, एक तरीके से एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो दोनों टाइप की जो एक्सरे ट्यूब्स होती है उनका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। अब जो थर्मियोनिक एमिशन था उसका आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। देखो क्या है इसमें हमने एक लगा रखा है एमीटर। एमीटर का मतलब होता है कि जो क्या करता है, करंट को मेजर करने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, जो ये फिलामेंट की फॉर्म में हम आपको टंगस्टन फिलामेंट जो ये देखने को मिल रहा है, ये वाला, इस पे हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया। इसकी वजह से यहाँ पे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हमने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, अब हम इनको वैक्यूम क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब्स ऐसी ट्यूब्स होती है जिनके अंदर गैस नहीं फिल होती, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, इनका जो एनवलप होता है, ग्लास एनवलप, वो इवैक्यूटेड होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, उसमें कोई भी गैस नहीं भरी होती, वो क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले वैक्यूम में और फिर जाएंगे एनोड के पास। ओके, तो आप ये वाला अगर डायग्राम बना के भी आओगे ना, तो ये आपका डायग्राम थर्मियोनिक एमिशन को शो करेगा। ओके, तो आप लोग बना के आ सकते हो। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि दोनों एक्स-रे ट्यूब्स का कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, तो कैसे अलग है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब, अब देखो नाम में आ रहा है स्टेशनरी एनोड, इसका मतलब क्या है कि इस ट्यूब में प्रेजेंट जो टारगेट होता है वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब है कि अपनी जगह पे ही फिक्स रहेगा। क्लियर? रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब का मतलब क्या होता है कि इस ट्यूब में प्रेजेंट टारगेट जो होता है वो अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है। यानी कि स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब में क्या होता है, जो एनोड है वो इस तरीके से फिक्स रहेगा, यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। लेकिन जो रोटेटिंग एनोड होती है उसमें कैथोड तो फिक्स रहेगा, लेकिन एनोड जो है वो क्या करेगा, घूमेगा, अपने एक्सिस पे घूमेगा बार बार। ठीक है, तो कभी इस साइड से टकराएगा, कभी इस साइड से इलेक्ट्रॉन टकराएगा। तो जो रोटेटिंग एनोड होती है वो थोड़ा क्या होती है, उसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जैसे कि डायग्राम, इसमें देखो स्टेशनरी एनोड को बताया गया है। तो यहाँ पे ये जो टंगस्टन है ये तो क्या हो गया, यहाँ पे कैथोड। ओके, और ये कॉपर की बनी हुई है यहाँ पे, तो ये इसका एनोड पार्ट हो गया। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी हाँ, ये कैथोड जो होता है टंगस्टन, इसका भी बना होता है, साथ साथ में ये पूरा एनोड पार्ट है जो शो कर रहा है कि पहले टंगस्टन का बना हुआ होता है और बाद में क्या होता है, ये पीछे की साइड इसके कॉपर लगा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जो टंगस्टन है सबको पता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम ज़्यादा भी हीट देंगे तो भी इजिली मेल्ट नहीं होगा टंगस्टन। लेकिन सेकेंड बात ये होती है कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि आप इसको थर्मल कंडक्टिविटी तो क्या ही, इसको आप ये बोल सकते हो हीट डिसिपिटेशन रेट। यानी कि हीट डिसिपिटेशन रेट जो होती है, ये हीट डिसिपिटेशन रेट इसकी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। काफ़ी कम का मतलब क्या होता है, किसकी कम होती है, टंगस्टन की। हीट डिसिपिटेशन रेट का मतलब क्या होता है कि अगर
कोई हीट डिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि अगर मान के चलो कि मैंने इस मार्कर को ज़्यादा हीट दी, तो जितना ज़्यादा ये जितनी जल्दी ये गर्म हुआ, अगर ये उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये होती है इसकी अच्छी हीट डिसिपेशन रेट। लेकिन टंगस्टन जो होता है ये ऐसा होता है कि अगर इसको एक बार हीट मिल गई तो इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसका मतलब इसकी हीट डिसिपेशन रेट काफ़ी कम है, इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर जो होता है वो जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जिससे हमारा जो एनोड है वो मेल्ट होने से बच जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोटेटिंग एनोड की। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, कॉपर बैक साइड में मिलेगा, आपको यहाँ पे है ना टंगस्टन ट्रैक मिलेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मॉलिब्डेनम स्टेम देखने को मिल रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं एनोड स्टेम। ये हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें नाम हम आगे जब रोटेटिंग एनोड एक्सिस ट्यूब पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे एनोड स्टेम के बारे में। क्लियर? तो ये आपके हो गई 2 टाइप की एक्सिस ट्यूब्स। चलो 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि हमने आगे भी बात की थी। कौन कौन से? अब ये हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी एनोड के बारे में। किसके बारे में? स्टेशनरी एनोड के बारे में। फर्स्ट है कैथोड, जो कि टंगस्टन का बना होता है, ऐसे मेंशन करना है इनको, कॉइल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इनके चारों तरफ फोक्सिंग कप लगा होता है। अब देखो ये तुम्हें जो रेड रेड दिख रहा है ये क्या हो गया, यहाँ पे ग्लास एनवलप, ठीक है। फिलामेंट जो है वो तुम्हें इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। अब तुम्हें एक नाम देखने को मिल रहा होगा फोक्सिंग कप। फोक्सिंग कप का मतलब होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कैथोड ये है, फोक्सिंग कप ये होता है, ठीक है। तो ये जो फोक्सिंग कप है ये क्या काम करेगा कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराने का, यानी कि सिंगल डायरेक्शन प्रोवाइड कराने का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को, किसका? फोक्सिंग कप का। ओके चलिए सेकंड बात करते हैं एनोड की। ये कॉपर ब्लॉक का बना होता है, जिसकी बैक साइड जो होती है उस पर टंगस्टन डिस्क क्या रहती है, कोटेड रहती है। क्यों रहती है ये हम बता चुके हैं। टंगस्टन डिस्क जो होती है वो एज अ टारगेट काम करेगी, और जो कॉपर होगा वो एज अ कोटिंग के फॉर्म में काम करेगा, जिससे जो मटेरियल है वो जल्दी मेल्ट नहीं हो। ओके चलिए, तो यहाँ पे कैथोड हो गई, यहाँ पे देखो कैथोड हो गई। ये जो रेड वाला है ये आपका ग्लास एनवलप हो गया। ओके इसके अलावा ये आपका क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, जिसको हम कैथोड बोलते हैं। इसके अलावा फोक्सिंग कप जो है वो आपका इस तरीके से हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ओके इसके अलावा ये क्या हो गया, यहाँ पे एनोड हो गया, किसका बना होगा, टंगस्टन टारगेट का बना होगा, यानी कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, एनोड को ही हम टारगेट बोलते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। कॉपर बार का मतलब होता है कि जो हम कॉपर की कोटिंग करते हैं यहाँ पे, तो जब कैथोड से एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जाकर स्ट्राइक होते हैं और यूजफुल एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट